क्या है सिविल स्कोर? सिविल स्कोर कैसे डिसाइड होता है और कौन डिसाइड करता है? सर सिबिल एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इट इज नॉट गवर्नमेंट एंटिटी जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री देख के आपका स्कोरिंग डिसाइड करती है। तो ये मतलब ये तो अपना डेटा फैच कर लिया इन लोगों ने। अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी नहीं है तो ये तो सारा डेटा फैच कर रहा है अपना। क्योंकि इस सिविल स्कोर का फंडा पता है कि आपको कि मतलब कितना होना चाहिए तो अच्छा होता है? सर एवरेज 70-75% पीपल का से लेके तक होना चाहिए। फिर घर लो, फिर घर के ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी दो, मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ की घर लेने पे 10 लाख रुपए और ऊपर लग जाता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप कितना जा रहे हो। आप पर ये केस ज़्यादा देखा जाता है, मतलब जब भी आप बैंक के पास जाते हो तो मतलब आपको बोलते तो हैं कि 80-90% लोन कर देंगे, पर देते 70% ही है। 70, 80, 90 ये जो चीज़ है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, अच्छा, ये मतलब जैसे लोन जो मिल रहा है वो जवान लोगों को तो मिल जाता है कि 25-30 साल की ईएमआई होती है। अब जो लोग रिटायर्ड हो गए वो उनको कैसे लोन मिलेगा? सर उनको भी मिलता है। आपके पास कितने घर है आज? सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू सर। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो इमोशन से भरा हुआ है, बिकॉज आप लोगों को घर दिलाते हो। तो आज हम ये जानेंगे कि होम लोन कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और जो बैंक वाले हैं जो लोगों को बुद्धू बना रहे हैं वो कैसे पता पड़े कि यार ये मेरे को बुद्धू बना रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू क्या हाल है सर आपके, बताइए। सर। एकदम ठीक है सर। थोड़ा सी क्विक इंट्रोडक्शन दोगे आपका, मतलब ऑडियंस के लिए कि मतलब है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस डोमेन में है? सर हमारा एक फर्म है लोन इंटरेस्ट करके। सो हम ऑलमोस्ट 10 साल से लोगों का होम होम लोन कर रहे हैं। होम लोन। हाँ, होम लोन और कार लोन्स में हम लोग ज़्यादा डील करते हैं। बेसिकली ये एक ब्रिज बिल्डिंग कंपनी है, मतलब हम लोग एक ब्रिज जैसा एक्ट कर रहे हैं। जैसे आप कस्टमर हो, आप जाओगे बैंक में, अब आपको तो आपके भी काम करना है। राइट। अब ऑफिस छोड़ के आप बैंक में जाओगे, पेपर दोगे, फिर 4 में से आपने 3 दे दिए, एक के लिए आप फिर वापस ऑफिस जाओगे, तो वो एज अ कंज्यूमर इट्स वेरी पेनफुल। और ना बैंक के पास इतना स्टाफ है कि वो अपना आदमी आपके पास भेजे। राइट। देयर कम्स अस। बट ऐसा होता है ना, आजकल तो देखा जाता है कि जैसे आप जब बिल्डर के पास घर लेने जाते हो तो वहीं पे बैठे होते हैं बैंक वाले, और वो आपका डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं घर पे आके। बैठे ना सर, हाँ। आप जब घर जाओगे तब भी तो कोई आना चाहिए ना घर पे हाँ। आपके पास। तो आजकल तो देखा है मैंने, आते हैं लोग, बात करने आते हैं। सर बात, सर देखिए उसमें आपका एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर जो बिल्डर के पास बैठा है हाँ। तो आपको खराब ही एक्सपीरियंस देगा। कुछ लोग अच्छे भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे। ये हमारा भी कोई टीम है जो बिल्डर के पास बैठा है, राइट। हमारे टीम मेंबर्स भी बिल्डर के पास बैठते हैं। राइट। तो एडवांटेज क्या है मतलब आपके पास आने का? सर देखिए, सबसे पहले तो वी गिव यू क्लैरिटी। हम्म। आप मुझे कितना भी बोलेंगे मुझे 1 करोड़ चाहिए, अगर आपका 90 लाख बैठेगा तो हम आपको बोलेंगे 90 ही लाख बैठेगा, नो मैटर व्हाट। क्योंकि क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक पेपर और एक है पैसा, दोनों का काम दोनों से ही होने वाला है। राइट। आपको 10 पेपर मुझे देने लोन के लिए तो 10 से ही होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बैंक जाओगे तो आपको 10 देने, मेरे पास आओगे तो 6 में हो जाएगा। 10 तो आपको दोनों तरफ देने हैं। ओके। और रही बात पैसों की, तो बिल्डर को अगर आपको 1 करोड़ देना है तो बिल्डर को भी आपको 1 करोड़ ही देना है। अच्छा। आप 90 लाख दोगे थोड़ी ना आपको घर देगा। नहीं देगा। तो पैसे और पेपर वो दोनों पूरे ही चाहिए। और उसमें आपको चाहिए क्लैरिटी। क्योंकि मैं आपको लोन दिलवा रहा हूँ तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इतना ही होगा। अगर मैं आपको कम ज़्यादा करूँगा तो आपको पूरा बजटिंग बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब आप घर लेने जा रहे हो तो आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हो राइट। कि मेरे पास एक्स अमाउंट है, वाई का मुझे लोन मिलेगा, तो टोट सम ऑफ बोथ द थिंग्स मैं बिल्डर को दूंगा और बिल्डर उसके बदले मुझे घर देगा। राइट। राइट। अब उसमें अगर एक भी चीज़ बजटिंग में खराब होगी तो आपका सम मैच नहीं करेगा। थोड़ा सी और एक्सप्लेन करके बताओ ना उसको कैसे। अगर 10 रुपए की आप कोई चीज़ ले रहे हो, 100 रुपए पे कैलकुलेट। 100 रुपए की ले, समझो आप 100 रुपए की चीज़ ले रहे हो, 10 रुपए आपके पास है, 90 का मैं लोन दे रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपए की चीज़ आप ले पाओगे। अब अगर उसमें मैंने 90 दे दिए बट आपके 10 में से 5 रुपए खर्च हो गए कोई इमरजेंसी चीज़ के लिए, तो भी 100 नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप चीज़ कैसे खरीदोगे? या फिर आपके पास आपके 10 है और फाइनल करते करते मैंने आपको बोला 90 की जगह 85 हो गया सर, तो भी सम बिगड़ गया, तो भी 100 पूरे नहीं हुए। पर ये केस ज़्यादा देखा जाता है, मतलब जब भी आप बैंक के पास जाते हो तो मतलब आपको बोलते तो हैं कि 80-90% लोन कर देंगे, पर देते 70% ही है।
ये केस सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। सर एक्चुअली जो 70, 80, 90 ये जो चीज है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। क्या क्या एक, आपके इनकम में कितना बैठ रहा है। हम्म। अगर आपकी इनकम में 90 बैठ रहा है और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में 80 बैठ रहा है, तो बैंक आपको 80 देगा। सिमिलरली गोज अगेन, अगर आपके वैल्यूएशन में 90 बैठ रहा है और आपकी इनकम में 80 बैठ रहा है, तो भी बैंक आपको 80 देगा। तो बैंक गोज विथ विच एवर इज लेस। कैसे डिसाइड होता है ये? आपका इनकम का एक प्रोपोर्शन, अगर आप मान लो 100 1 लाख रुपए कोई कमा रहा है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो बैंक सोचेगा कि 70,000 रुपए तक आप ईएमआई भर सकते हो। अच्छा, क्योंकि अब तब इंक्लूडिंग सब टोटल, अब उसमें 70,000 में अगर आपका 30,000 रुपए का कार लोन चल रहा है ऑलरेडी, तो मैं ये कंसिडर करूंगा आप 40,000 रुपए की होम लोन का ईएमआई भर सकते हो। अच्छा। क्योंकि अगर मैं पूरे 100 का आपको ईएमआई बांध दूंगा, तो आप घर कैसे चलाओगे अपना? रहना, खाना पीना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो मेंटेन करना है ना सबको। कपड़े, बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसीज, तो आपको उसके लिए भी तो पैसा रखना है अपने लिए। तो 30% में कैलकुलेट कर लेते हैं। सर वो देखिए, आपका अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 30% है। अगर आप 60,000 रुपए कमा रहे हो तो 40% है। अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हो तो 50% है। अच्छा, तो आप कितना कमा रहे हो महीने का, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपने तो बहुत लोगों को घर दिया होगा ना, तो मतलब एक ऑन एन एवरेज, जैसे मान लो आप महाराष्ट्र में आपने बहुत लोगों को घर दिया, तो एक सर्वे कर लेते हैं अभी कि कितने लोगों की क्या इनकम होती है। सर मतलब देखिए, हाईएस्ट इनकम वाले लोग कितने हैं, मतलब किसकी सैलरी 5 लाख से ऊपर कितनी लोगों की है, और 1 लाख से कम कितने लोगों की है, ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते सर हैं? बेसिकली 70% जो इनकम है वो जाता है सर 80,000 से 1.5 लाख तक, आईटी वालों का, पुणे में अगर मैं बोलूंगा तो। वही अगर हम लोग बिजनेसमैन जाएंगे तो किस टाइप का बिजनेस कर रहा है वो, उस पर भी डिपेंड करता है। कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका 10% 15% मार्जिन है, तो उसका अगर हम लोग देखेंगे तो 70,000 के आसपास होगा। अब वो किस स्केल पे ट्रेडिंग कर रहा है उस पर बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। बट इफ वी टॉक अबाउट सैलरीड पीपल, 70 to 75% people are having income of around 80,000 to 1.5 lakhs per month. कि मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, 70-75% एवरेज वही है इनकम सभी का। अच्छा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे होम लोन को अप्लाई करने से पहले क्या फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो हम लोगों को प्रॉपर्टी कितना लीगल है, कोई लिटिगेशन है या नहीं, वो हमको चेक करना है। बिल्डर का प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी की। फिर रेपुटेशन कैसा है बिल्डर का, हम्म। ये तो हो गया बिल्डर का पार्ट, प्रॉपर्टी का। सेल्फ इसमें हम लोगों को देखना है कि मेरा सिबिल कैसा है, मेरा इनकम प्रॉपर है या नहीं, मेरा एक्सपेंडिचर्स कैसे, हाउ मच सेविंग आई हैव, ये हमको सेल्फ एनालाइज भी करके जाना पड़ेगा अगर हमको हाँ। घर लेना तो। दूसरा एक और चीज हमको ये भी देखना है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिल्डर ने किसी को और को सेल तो नहीं किया है, तो दैट इज वाई पीपल प्रीफर नेशनलाइज बैंक, क्योंकि दे हैव सर्टन लेवल ऑफ एक्स्ट्रा चेकिंग्स फॉर द प्रॉपर्टी। कैसे पता चलता है, मतलब बिल्डर ने दूसरे को सेल किया है नहीं किया, कैसे पता चलेगा? सर वो लीगल हम लोग सर्च करते हैं उसका। आप कोई प्रॉपर्टी, अगर आप हमारे पास आ रहे हो लोन लेने के लिए, तो हम लोग पहले उसका टाइटल चेक करेंगे। तो जब हम फ्लो चेक करते हैं लास्ट 13 ईयर्स का वो प्रॉपर्टी का, तो हमको समझ में आता है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, एंड देन डी बिकम्स द बिल्डर और वो आपको बेच रहा है। और अगर इन बिटवीन द पीरियड बिल्डर ने किसी को बेचा, तो वो टाइटल रिपोर्ट में लिख के आएगा कि ही हैज सेल्ड दैट प्रॉपर्टी टू समवन। पहले ऐसा हुआ करता था शायद, जब से रेरा है तब से तो आई थिंक बंद हो गया है, अभी भी हो रहा है। सर रेरा का उसमें बेसिकली मेजर रोल नहीं है। रेरा उसमें आपको एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ये दे देता है, क्योंकि इट बाइंड्स बिल्डर कि वो प्रॉपर्टी पे जितना लिटिगेशन है ही हैज टू मेंशन ऑन रेरा। अच्छा। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास उसके पेपर तो रहते नहीं थे। जैसे अप्रूव्ड प्लान हो गया, टाइटल सर्च हो गया, उसमें क्या क्या उसने फायर एनओसी लिया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी लिया है, ये तो आपके साथ था। आप बिल्डर के पास जाओगे तो बिल्डर बोलता था पहले आप बुकिंग करो तो मैं दूंगा। वेरएस विथ रेरा आप कोई भी प्रोजेक्ट का ये सारा डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट गिव्स बिग ट्रांसपेरेंसी एज अ बायर, कि मैं उसको चेक कर लूँ कि वो कितना क्लियर है, उसमें कोई लिटिगेशंस इन्वॉल्व है क्या, उसका एग्जैक्ट स्टेटस बिल्डर को मेंशन करना पड़ता है, वो क्वार्टरली उसको अपडेट करना पड़ता है लिटिगेशन का स्टेटस, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। वो करना पड़ता है। मान लो अभी भी बिल्डर अगर अभी ऐसा फ्रॉड करे तो क्या होगा? सर फिर देयर कम्स रेरा। रेरा एक्ट में अगर आप उसका कंप्लेन करोगे तो महारेरा या फिर जो भी रेरा स्टेट का जो रेरा रहेगा, दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द बिल्डर। ओके। अच्छा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सारे बैंकों का अलग अलग प्रोसेस होता है, सारे बैंकों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है,
तो ये क्या कंट्रोल नहीं होता आरबीआई के थ्रू? सर देखिए, जो हम लोग लेंडिंग रेट होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज रेपो रेट विच इज स्टेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई डिसाइड करता है व्हाट इज द रेपो रेट. एंड सेकंड इज मार्जिन. मार्जिन जो होता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है. अच्छा. जैसे अगर आज होम लोन का रेट चल रहा है 8.5, तो रेपो रेट इज 6.5. ठीक है, तो 6.5 इज द रेपो रेट ऑफ आरबीआई. मतलब आरबीआई ने बैंक को वो रेट पे पैसा दिया है, अब बैंक अपना मार्जिन डिसाइड करके देगा. ओके. तो दैट इज 8.5. अब वो केसेस में जहाँ HNI कस्टमर, जैसे आपने बोला कि 5 लाख सैलरी, अगर कोई 5 लाख वाला सैलरी वाला आएगा तो देर आर सर्टन गाइडलाइंस कि बैंक अपना मार्जिन कट करके उसको अट्रैक्टिव रेट ऑफर करे कि ऐसा आप क्यों? 8.4 से ले लीजिए. क्यों, ऐसा क्यों? दैट इज एन HNI क्लाइंट सर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. वो केस में क्या होगा, 5 लाख रुपए उसका सैलरी है, ठीक है, 2 करोड़ का घर ले रहे हैं, उसका EMI आएगा 1.5 लाख रुपए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30-35% ऑफ हिज इनकम, वेर एज ही इज एलिजिबल फॉर 70%. तो बैंक का उसमें रिस्क कम हो गया है उसको लोन देने में. देर आर वेरी फ्यू इंसिडेंट्स कि इतना मार्जिन होने के बाद में लोन NPA हुआ है, तो उसमें चांसेस बहुत कम है कि NPA होगा, तो बैंक का रिस्क भी कम हो गया. तो अगर उसका रिस्क कम है तो वो अपना मार्जिन भी तो उसमें कम करके दे सकता है ना. ये एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. जब आपने लोन ले लिया, किस्तें नहीं भरी, तो अकाउंट हो गया NPA. ऐसे कितने लोग होते होंगे जो किस्त नहीं भरते होंगे? कितना परसेंटेज है, कितना कुछ आइडिया है आपको इसका? सर देखिए, बैंक ऑल्सो हैज एन पोर्शन की जो NPA हो रहा है 1 से 2% तक जाता है सर, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट क्वालिटी. अब NBFCs में जाओगे आप तो वहाँ NPA रेशो ज़्यादा होता है. उसका रीज़न ये है क्योंकि उनके चेक्स बहुत कम है. अब जैसे मैंने आपको बोला 70% हम लोग आपको इनकम का दे सकते हैं, आप EMI भर सकते हो. NBFCs आपको 80-90% तक दे देती है. तो वहाँ पर एक ट्रिगर आपका फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ते ही सब कुछ बिगाड़ सकता है. जैसे एक मेडिकल इमरजेंसी आया, आपका कैलकुलेशन बिगड़ा और आप EMI NPA होना चालू होगा. अच्छा, ये सिबिल स्कोर जो डिसाइड करते हैं, क्या है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है? सर सिबिल एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट एंटिटी है. इट इज नॉट गवर्नमेंट एंटिटी. ओके. इट्स एन इंडिपेंडेंट एंटिटी जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री देख के आपका स्कोरिंग डिसाइड करती है अच्छा. कि आपका रीपेमेंट कैसा है. आपने अगर कोई लोन लिया है तो आपने उसको कैसा भरा है. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने लोन लिया था भर दिया, लेकिन आपने कैसे भरा वो भी इंपॉर्टेंट है. आपको महीने के महीने किस्तें भरनी थी, आपने लिया 6 महीना कुछ नहीं भरा, फिर 6 महीने का एक साथ भर दिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. वेरएज बहुत सारे पीपल क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने जल्दी भर दिया. जल्दी भरना इज गुड, बट आपको उसको टाइमली भरना है. मतलब आप अगर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरना चाहते हो तो भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी जो मंथली किस्त है आपको वो भी भरनी है. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 30 लाख का लोन लिया है तो मैं एक साल में 10-10 लाख रुपए करके भर दूंगा 3 साल में. अब ऐसा नहीं, आपको किस्तें भर के ये भरना है. अच्छा, किस्तें भरनी पड़ेगी. किस्तें भरनी है आपको. हाँ. अगर आप किस्तें नहीं भरोगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री ऑटोमेटिकली कम होगा. तो ये मतलब ये तो अपना डेटा फैच कर लिया इन लोगों ने. अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी नहीं है तो ये तो सारा डेटा फैच कर रहा है अपना. सर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है ना. इट इज नॉट गवर्नमेंट एंटिटी बट इट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड. क्योंकि आज कोई भी अगर हम लोग लोन देंगे तो हम लोग उसका हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे. कोई ये नहीं बोलता कि मैंने ये लोन लिया था मैंने इसके पैसे नहीं भरे. सब लोग यही बोलेंगे कि मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया है. पीपल ट्राई टू हाइड नाउ ऑल्सो. सो आज से 5-7 साल पहले इतना डेटा अपडेटेड नहीं होता था, बट नाउ अगर आपने कोई लोन लिया है तो विद इन 15 डेज इट विल रिफ्लेक्ट इन योर सिबिल. अगर वो आपने EMI मिस किया है तो वो भी 15 डेज में दिखेगा. आपने मिस किया हुआ EMI भर दिया है वो भी 15 डेज में अपडेट हो जाएगा सिबिल में. इस सिबिल स्कोर का फंडा पता है कि आपको, कि मतलब कितना कितना होना चाहिए तो अच्छा होता है, कितना नहीं होता तो अच्छा नहीं होता है? सर एवरेज 70-75% पीपल का 730 से लेके 770-75 तक होना चाहिए. वेराज बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे है कि 680 भी होता है लोगों का. बट वो क्यों होता है, जैसे पहले 2005, 6, 7, 8 में आप बैंक में अकाउंट खोलती, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता, आपको पता भी नहीं आपको क्रेडिट कार्ड दिया है. ठीक है, घर आया आपने कभी यूज़ भी नहीं किया. ठीक है, ईयरली चार्ज लगा, 500 से 1000 हुआ, 1000 से 1500 हुआ, इंटरेस्ट लगते 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 5000 हो गया. अब वो पूरे 10 साल में आप कभी आए नहीं लोन लेने, तो आपको पता ही चला नहीं कि आपके सिबिल में ऐसा ऐसा इशू है.
अब आप मेरे पास लोन लेने आए, आज भले आपका 5 लाख रुपए सैलरी है बट आपका सिविल कम है क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ था आपके साथ। तो कोई कैसे पता करे कि उसका सिविल खराब है? सर उसको मतलब सारे क्रेडिट कार्ड पे कैसे पता करे कि ये क्रेडिट कार्ड मेरा हुआ था आज से 5 साल पहले, वो कहाँ मेंशन होगा, कहीं देख सकते हैं? सिबिल का वेबसाइट है, आप वहां जाइए, एक नॉमिनल उनका फीस होता है, आप अपना डिटेल्स फिलअप कीजिए, आप आपका सिबिल रिपोर्ट फेच कर सकते हैं। दैट इज गुड फॉर सेल्फ एनालाइजिंग। ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप घर लेने जा रहे हो तो आपने अपना सिबिल खुद चेक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज आ गई है जो आपको फ्री में भी बता रही है, मतलब जैसे फोन पे भी आप चेक कर सकते हो, गूगल पे भी आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। तो आप एक बार वो चेक कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है डेटा एरर की वजह से, जैसे अभी आपका पैन में लास्ट में एच आता है वेरेज किसी का एम आता है, बाकी सब सेम है। अब जब किसी ने सिस्टम में फीड किया तो एम की जगह एच डाल दिया, तो वो लोन आपके ऊपर आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है। इफ यू गो करेक्टली विद द सिबिल दे विल करेक्ट दैट डेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चढ़ गया तो आपको भरना ही पड़ेगा। हाँ, दैट कैन बी करेक्टेड बट वो आपको आना चाहिए। राइट। वो सेल्फ एनालाइजिंग का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझ में आया। अभी बताओ फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या की डिफरेंस होता है? फिक्स्ड जो होता है ना सर, वो आपका शुरू से लेके आखिर तक सेम रहेगा। ठीक है, मतलब आपने अगर 10 साल का लोन लिया है तो डे 1 पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10 साल तक वही रेट ऑफ सेम इंटरेस्ट रहेगा। रहेगा। वेराज फ्लोटिंग में जैसे रेपो रेट आज 6.5 है, कल अगर आरबीआई ने उसको 6% कर दिया तो आपका लेंडिंग रेट 50 पैसे से कम हो जाएगा। अगर वही 6.5 का 7 कर दिया तो वो 50 पैसे से बढ़ जाएगा। तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट सेम रखा है अभी तक, नहीं लास्ट सर, 10 साल में। नहीं नहीं नहीं, रेपो रेट कम हुआ है सर। 2019 तक सेम था। जैसे जब 2015 में मैंने स्टार्ट किया था होम लोन करना, तब लेंडिंग वाज अप्रोक्सीमेटली, जो होम लोन होता 10.15 से मैंने स्टार्ट किया था, जो आज मैं 8.5 से दे रहा हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट 1.65% का डिफरेंस है, डिफरेंस विच इज ह्यूज। राइट राइट। 2022 में अगर हम लोग जाएंगे तो वी वेर ऑफरिंग लोन्स एट 6.70% सर। तब रेपो रेट था 4%। तो ₹2.5 इज अ मेजर फैक्टर सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट मैं तो पढ़ा था, मैंने पेपर में पढ़ रहा हूँ मैं कुछ, पर ऐसा बोला गया कि नहीं चेंज किया है, 9 टाइम भी सेम रखा है। और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि नहीं, वो अभी मतलब 2022 से अभी तक सेम है। हाँ, 9th टाइम जो बोल रहे हैं ना, वो हाँ, क्वार्टरली रिव्यू होता है, राइट, तो वो जो क्वार्टर्स है उसमें उन्होंने सेम रखा है। उसमें सेम है। बट 2019 से लेके 21 तक वाज अ गोल्डन एरा, जब पीपल वेर हैविंग होम लोन्स एट 6.7। हाँ, राइट राइट। तो 6.7, और गवर्नमेंट उस टाइम बूस्ट भी किया सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोविड था, गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड टू ब्रिंग इनिशिएटिव्स कि लोगों को वो मोटिवेट करे इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए ऐसा हुआ सारा। हाँ, तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उस टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। स्टैम्प ड्यूटी 50% कर दिया ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। सो किसी को घर लेना तो उन्होंने 50% ऑफ में लिया सर स्टैम्प ड्यूटी के लिए। तो तो अभी बताओ कि मतलब कोई भी, मतलब कोई इंसान अपना जो आइडियल ईएमआई है वो कैसे कैलकुलेट करे, कुछ ऐसा फॉर्मूला है? सर फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बोला कि इनकम का 70% ये तो बैंक डिसाइड अच्छा, करेगा। बैंक डिसाइड कर लेगा। ठीक है, वेर एज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, कि आप कितना स्पेंड करते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जैसे तो भी एक जनरल जनरल कैलकुलेट करके लेके चले तो भी। सर मेरा अगर ओपिनियन लेंगे तो आइडियल ईएमआई शुड बी 50% ऑफ योर इनकम। 50%, मतलब 1 लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 रुपये 50,000 होना चाहिए। तक, 65,000 तक ईएमआई होना चाहिए। 50 या मैक्सिमम 60, नॉट मोर देन दैट। हाँ, राइट। अगर उससे ज़्यादा लोगे तो आपके खर्चे, आपको कभी कोई इमरजेंसी फंड पड़ मेडिकल जाए, कुछ हो इमरजेंसी जाए, हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। प्लस अभी सर वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। ठीक है, आईटी में हम लोग देखते हैं इतना ले ऑफ होता है, कंपनी का इतना डिमांड है, सैलरी हाइक्स है। सो प्लस जो ये हो रहा है, जो महंगाई जिस स्तर से बढ़ रहा है, तो उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं, और महंगाई को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनकम को हम लोग ऑब्वियसली, जॉब वाले तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि उनका इनकम कैसे जो स्पीड से बढ़ना है वो बढ़े, राइट। ऑब्वियसली। अच्छा, होम लोन में क्या ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं? सर होम लोन में हिडन चार्जेस, जैसे मैंने आपको बोला कि फ्लोटिंग है, तो बहुत सारा बैंक ऑफर करता है कि आपका अगर कम होगा तो आप ऑटोमेटिकली कम कर हो जाएगा। वेर एज सम प्राइवेट बैंक्स दे चार्ज यू कि आप मुझे फीस दीजिए सर्टन अमाउंट, फिर मैं आपका करंट रेट में चेंज करूंगा। प्लस बहुत सारे बैंक आपको स्टेटमेंट्स के लिए चार्ज करेगा।
तो दैट इज योर राइट। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपको उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, और आप ही का स्टेटमेंट मांग रहे हो ना, तो आपको Right. उसमें चार्ज नहीं करना चाहिए। तो उसमें चार्ज करते हैं लोग। चार्ज, ओ। एक पता है आपको एमओडी चार्जेस करके कुछ होता यस सर। है? ये क्या चार्जेस होता है? सर ये मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट जो एमओडी चार्जेस है वो जरूरी भी है। जैसे आपने मुझे बोला कि बिल्डर ने किसी को बेचा है, वो पता कैसे चलेगा? एक तो हो गया एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा, अगर अब इसमें फ्रॉड सिर्फ बिल्डर नहीं करता है, बोरोवर्स भी करता है। उसको हम लोग पता कैसे करेंगे? अगर उसने एमओडी किया है तो ही पता चलेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोन लिया है, मैंने एक प्रॉपर्टी ली 101 फ्लैट नंबर, और मैंने उस पे जाके एसबीआई से लोन ले लिया। अगर मैंने एमओडी किया है तो दूसरा बैंक उस पर फाइनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि जब ऑनलाइन सर्च करेगा तो दिखेगा कि स्टेट बैंक ने उस पर फाइनेंस किया। बट ये एमओडी चार्जेस के अंदर तो ये तो कैश पेमेंट लेते हैं। नहीं सर, बैंक वाले सारे कैश पेमेंट लेते हैं। वो बोलते हैं कि आपको कैश ही देना पड़ेगा, या फिर आप मतलब उस बंदे के अकाउंट में डिपॉजिट कराओगे। सर उसका रीजन बताता हूँ। जो एमओडी है दैट इज स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। अब स्टैम्प वेंडर कोई भी बैंक में बैठा है तो उसको तो कैश पैसा लगेगा ना आपको स्टैम्प देने के लिए। इन एक्सचेंज ऑफ द स्टैम्प ही इज गिविंग यू, ही वांट्स दैट कैश। आप उसको जब पेमेंट करोगे तो ही वो आपको दे पाएगा, तो स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले तो रहा है। ये अपना एडिशनल चार्जेस हुआ एक तरह से देखा जाए तो। एडिशनल नहीं सर, जब जैसे मैंने किसी बोला ने 1 करोड़ कर लिया तो 1% उसको लगभग देना है, 0.05 या 1% उसको देना है। 0.05% वो देना है। फिर मॉर्गेज जो फीस होता है वो 0.3 होता है, वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में इट इज 0.3%। फिर एमओडी का 15,000 होता है, जो नोटिस ऑफ इंटीमेशन बोलते हैं हम लोग। फिर घर लो, फिर इसके घर के ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी दो। स्टैम्प ड्यूटी सर अभी देखेंगे ना मतलब हम लोग। मोटा मोटी 1 करोड़ घर लेने पे 10 लाख रुपए और ऊपर लग जाता है। यस सर, तो घर 1 7% करोड़ स्टैम्प का ड्यूटी नहीं है देता आपका है। वो। नहीं सर, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, कि आप कितना का जा रहे हो। आपके 10 रुपए बैंक 90 देगा, तो 10 के बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी का भी खर्चा फिर आएगा, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स और दो। प्रॉपर्टी टैक्स दो, हाँ। अच्छा, एक एक है ना सोसाइटी मेंटेनेंस पता है चार्ज आपको दो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बैंगलोर में है ना, कर्नाटक के अंदर एक बेगर टैक्स भी है। ओह, हाँ, मतलब गवर्नमेंट, आप हम गूगल कर सकते हैं, उसमें लिखा आता है कि बेगर टैक्स है, जो कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है ना तो वो टैक्स भी उस पर वसूला जाता है। तो आपको गरीब दिखेंगे नहीं वहाँ, मतलब जो सड़क पे भीख मांगते हैं, इनके लिए वो वेलफेयर फंड इकट्ठा कर रहा है, कुछ 400 करोड़ या कुछ इकट्ठा कर रखा है गवर्नमेंट ने इनके लिए। वैसे सर हम लोग जैसे जैसे डेवलप्ड स्टेट्स में जाएंगे ना, वहाँ पर आपको बेगर्स का स्तर कम ही दिखेगा। वो लिटरेसी रेट जहाँ बढ़ेगा ना, वहाँ बेगर्स का स्टेट वैसे भी कम हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई न्यूली मैरिड कपल है, उनको रेंट पे रहना चाहिए या फिर घर खरीद लेना चाहिए तुरंत ही? सर उसमें दोनों जॉब कर रहे हैं या नहीं, दोनों का स्पेंडिंग हैबिट्स कैसा है, दोनों के ऊपर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज कितनी है। अभी सर जैसे देखेंगे ना आप कि बहुत सारे लोग आज शादियों में भी बहुत हेवी लोन्स ले रहे हैं, क्योंकि सबको दिखावा करना है, ठीक है, बहुत तामझाम करना है। वो ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन है सर फाइनेंस के ऊपर। राइट। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ ना, 1.5 लाख रुपए सैलरी है सर किसी का, ऑलमोस्ट जो हमारे पास आ रहा है लोन लेने के लिए, वो 1,20,000 रुपए ऑलरेडी भर ही रहा है उस पर। ऐसी कंडीशन है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि सर अभी यूथ के पास पैसा बहुत आ रहा है आईटीज की वजह से। हर किसी ने बड़ा गाड़ी ले लिया, सफारी ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया, किया एमजी हेक्टर ले लिया। तो वो जो इसीलिए स्पेंडिंग हैबिट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी का स्पेंडिंग हैबिट कैसा है, आप एसेट पे लेना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, या लाइबिलिटीज पे। राइट। अगर आप कार में इन्वेस्ट करोगे तो दैट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो डेप्रिशिएट होगा। वेरेज अगर प्रॉपर्टी लोगे तो वो एप्रिशिएट होगा। मतलब आजकल लोग ऐसे ही फालतू खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हाँ, पार्टीज है, बाहर जाना है। कैसे करेंगे लोग बाकी? सर अभी क्या वो लगता तो है वो कहाँ जा रहा है, यूथ सर, कहाँ जा रहा है, फ्यूचर कहाँ जा रहा है? सर अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने लास्ट ईयर 12 ज्योतिर्लिंग किए, सभी जगह में गया, काशी विश्वनाथ गया, मैं केदारनाथ गया, तो वहां पर यूथ दिखा मुझे, बट मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स थे ओह, जो सब वीडियो सिर्फ बना रहे हैं क्या? जो वीडियोस बनाने आए थे। तो उनका फोकस वीडियो पे ही था कि वीडियो कैसे बनेगा, रील अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक केदारनाथ में किसी का वीडियो देखा था, कपल गया था, उन्होंने उसको प्रपोज किया वहां पे। दैट इज नॉट द राइट प्लेस टू डू सो। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि वो चीज़, वो जगह उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। हाँ, हर जगह पे सब कुछ ओपन कर दिया है। कोई कुत्ते वाली रील भी वायरल हुई थी ना, जहाँ पे कुत्ते को लेके गए थे। हाँ चलो वो तो ठीक है कि आप पेट को अपना फैमिली मेंबर मान रहे हो और आप यू टेक अलोंग विद हिम, तो वो वाला चीज़ मुझे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकता हूँ मैं।
बट ये चीज मुझे नहीं लगता कि ये आपको करना चाहिए जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स एंड ऑल। मतलब आपको वक्त कम दिखे, वहाँ पे यूट्यूबर ज्यादा हाँ, दिखे। यूट्यूबर ज्यादा दिखे, फ्रीलांसर्स थे और इन्फ्लुएंसर्स। और सर देखिए, हर जगह का एक महत्व होता है, आपको वो नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा कि मैं बैंक में जाके मस्ती करूँगा, तो वो जगह उस चीज़ के लिए नहीं है। मैं ऑफिस आके मूवीज नहीं देख सकते कि वो जगह पे हम लोगों को वो नहीं करना, हमको काम करना है वहाँ पे। वी शुड ट्रीट दैट एज अ टेम्पल। मतलब ऐसा आप बता रहे हो कि मतलब पहले तो सामान भक्ति के सामान मिला करते थे, अब शायद कैमरास, ज्यादातर कैमरास, ट्राइपॉड और ये मिलेंगे वहाँ पे। मैं आपको मेरे फोन में एक फोटो दिखाता हूँ सर। केदारनाथ में जब गया था ना, आई क्लिक्ड अ पिक्चर, और वो मैंने इसलिए नहीं खींचा कि मैं भी लोगों के साथ शामिल होना चाहता था, मैंने इसलिए खींचा, अगर वहाँ ऑलमोस्ट 200 लोग थे मंदिर के सामने, उसमें से 150 लोग कैमरा लेके खड़े थे, 10 या 12 लोगों के हाथ जुड़े हुए थे मंदिर की तरफ, बाकी सब तो कैमरा लेके फोटो और वीडियो बनाने में बिजी थे। और जिन लोगों के हाथ जुड़े हुए थे उसमें से 50% पीछे कैमरा वाला फोटो खींचने में बिजी था। अच्छा, मतलब 100% ही हो गया वो तो। नहीं, कुछ लोग थे जो ओल्ड एज पीपल थे, जिनको उसका महत्व था, वो लोग हाथ जोड़ के श्रद्धा के लिए आए थे, बाकी सब तो लाइक्स और व्यूज के लिए आए थे सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाप रे। तो जो अभी जो मतलब जो पेरेंट्स है, मतलब वो अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या कर सकते हैं, कोई टिप्स है उसके लिए? सर इन्वेस्टमेंट का भी बहुत ऑप्शन आ गया, म्यूचुअल फंड्स है, फिर एजुकेशन के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा स्कीम लाया है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो लड़कियों की एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट बैंक्स में, जहाँ आप मंथली आप पे कर सकते हो, ईयरली आप भर सकते हो, जो उनके 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उनको मिलेगा। तो वैसे स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी आपको स्कॉलर्स करके एक स्कीम होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करो, 1.5 लाख 1.2 लाख आप ईयरली भरो, तो दे गेट गुड रिटर्न्स वंस द चाइल्ड टर्न्स 18। अच्छा, जो अभी फैमिली से जो स्मॉल घर को छोड़ के नए घर में, बड़े घर में शिफ्ट हो रही है, ऐसा भी बहुत सारे केस आते होंगे। सर स्पेशली आफ्टर कोविड ये बहुत हुआ है। जिसके पास 2 BHK था वो 3 BHK में शिफ्ट हुआ है, जिसके पास 3 था वो 4 में शिफ्ट हुआ है। बिकॉज एवरीवन वांट्स अ एक्स्ट्रा रूम, कि बाबा इन फ्यूचर एनीथिंग कम्स लाइक दैट, तो आइसोलेशन के लिए एक रूम होना चाहिए एक्स्ट्रा। पर स्टिल अभी देखा जाता है बड़े शहरों के अंदर जो घर है वो छोटे ही है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट। उसका रीज़न है सर, उसका रीज़न ये है, जैसे अगर आप बैंगलोर आओगे, कोई भी हम लोग अगर कोई एरिया में जाएंगे, या हम लोग पूना में कोई जाएंगे, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल बानेर चले गए, बानेर में 3 BHK फ्लैट आज से 10 साल पहले भी 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहा था, आज भी 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहा है। क्योंकि आदमी जो आ रहा है इन्वेस्ट करने, वो 1.5 करोड़ रुपए लेके आ रहा है, तो क्या करेगा बिल्डर? साइज ही श्रिंक करेगा। उसने 3 बेडरूम तो बना दिए, हॉल बना दिया, किचन बना दिया, सब कुछ साइज, बट साइज छोटा कर दिया उसका। अच्छा, मतलब पहले भी 1.5 करोड़ में बिक रहा था, आज भी 1.5 करोड़ में बिक रहा है, बट साइज कम कर रहे साइज हैं। श्रिंक कर, इसलिए तो रीसेल में आपको फ्लैट बड़ा मिलता है और उसका रीसेल का वैल्यू ज्यादा होता है। राइट। तो रीसेल होते हैं क्या? मतलब आजकल तो ऐसा बोला जाता है रीसेल फ्लैट नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि नए फ्लैट इतने बन रहे हैं कि नया ही मिल जाएगा उस रेट में तो। छोटा मिल रहा है ना, लेकिन छोटा एरिया। अभी पहले 2 BHK फ्लैट्स आते थे ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट के, वेयर आज बिल्डर ने 900 स्क्वायर फीट में 3 BHK बना दिए। मतलब कोई अगर पुराना फ्लैट खरीद रहा है थोड़ा, तो उसको बड़ा घर मिल सकता है। बड़ा घर मिल रहा है। आप रेरा के पहले वाले फ्लैट्स देखोगे ना, जो 2017 के पहले मिल रहे हैं लोगों को, तो आप देखेंगे हमेशा बड़े ही मिलेंगे आपको फ्लैट्स को। अच्छा, ये मतलब जैसे लोन जो मिल रहा है वो जवान लोगों को तो मिल जाता है, क्योंकि 25-30 साल की ईएमआई होती है। अब जो लोग रिटायर्ड हो गए वो, उनको कैसे लोन मिलेगा? सर उनको भी मिलता है, मैक्सिमम बैंक कंसिडर करते हैं कि 70 तक वो दे पाए अपने, कि रिटायर हो गए तो अगर पेंशन होगा तो मिलेगा, अगर पेंशन नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। रिटायर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा? अगर पेंशन नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन है ही लोगों तो की। फिर नहीं मिलेगा उनको लोन। तो मतलब घर अगर पहले ले लिया, अर्ली इन्वेस्ट कर लिया, तो सब सेट है। तो सब सेट है। प्लस बैंक भी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो वो आपका रीपेमेंट टेन्योर तभी तक देगा टिल यू टर्न 60, वेयर इफ यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, तो बैंक उसको 70-75 तक स्ट्रेच कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है आप रिटायर करने के बाद आपको पेंशन भी मिलेगा। पर अब तो गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी ना, तो कम्प्लीटली शायद। पूरा बंद नहीं किया सर, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अभी भी है, और जिन जिन लोगों ने 2002 या 2004 के पहले ज्वाइन किया था उनको अभी भी मिल रहा है ना, उनको श्योरली मिलेगा पेंशन। और तो मेट्रो सिटीज में जो होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होता है, और छोटे में वो कम नहीं होता नहीं है। नहीं, सब सेम होता है सर, पूरा पैन इंडिया सेम है। पैन इंडिया सेम है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एवरेज लगता है, देखा है, सुनने में आया कि नहीं होता ऐसा। नहीं नहीं नहीं, उसमें सर जैसे मैंने बोला आपको कि इफ एनीवन गोज ऑन अ HNI नोट,
तो वो केस टू केस वेरी कर सकता है, एक हाथ दो कोई केस में कि इसमें कम रेट मिल गया उसको, बट पूरा नेशन वाइड सेम होता है सर। अच्छा, तो ये लोन मार्केट थोड़ा कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि आपको भी 10 साल हो गए हैं, मतलब पहले कैसा था लोन का प्रोसेस, अब कैसा है? सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, तो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। जैसे आज से पहले अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते 2016-17 में, तो उसको 3-4 दिन का प्रोसेस था। आज पर्सनल लोन आपको 1 घंटे में मिल जाता है। बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशन आ गए जो आपको 30 मिनट में लोन देते हैं। बट फ्रॉड भी तो बहुत कर रहे हैं लोग तो। फ्रॉड तो होंगे ना सर, कोई भी क्विक चीज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, और वो गारंटी नहीं होता कि वो कितना चलेगा। इजी मनी इज नेवर द गुड ऑप्शन, आई वुड से। अच्छा, ये एनबीएफसी क्या है? मतलब बैंक तो होते ही थे, अब एनबीएफसी नया वर्ड सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा। सर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि सब्सिडीज होते हैं मेजरली तो बैंक्स की। जैसे पीएनबी का पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, आईसीआईसी का आईसीआईसी होम लोन्स का एक अलग फॉर्म है। तो सब लोगों ने अपना अपने सेक्टर अलग कर दिया उस चीज़ के लिए कि इंडिपेंडेंट एंटिटी चले, रन हो, जो स्पेसिफिकली सिर्फ होम लोन्स के लिए डील करे, होम लोन या और भी कोई चीज़ों के लिए। और आप लोग किसमें सिर्फ होम लोन डील करते हो, या फिर मतलब स्टडी अब्रॉड के अंदर भी डील करते हो, वहाँ पे भी एजुकेशन लोन भी देते हो, ऑटो लोन भी देते सर हो? हम लोग होम लोन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा फोटे वो मैं बोल पाऊंगा। एजुकेशन अब्रॉड एजुकेशन के लिए हम लोग करते हैं, बट हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए करते हैं वो सिर्फ। सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए? Yes. कोई नया क्लाइंट आएगा तो नहीं दोगे? दे सकते सर, बट वी वुड प्रेफर कि वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो हमारा। अब ये बताओ मेरे को, जो छोटे शहर में जो लोग रहते हैं, वो उनको चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, या फिर जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको ज़्यादा चैलेंजेस चैलेंजेस ज़्यादा आते आते हैं हैं? सर, ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं छोटे शहर वालों को, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉडस्टर्स बहुत घूम रहे हैं सर, जो पैसा लेके चले जाएंगे, आपको लोन करा दूंगा, लोन करा दूंगा, और वो चले जाएंगे, वो वापस कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस होता है लोगों में, प्लस जो नॉलेज है, क्रेडिट नॉलेज, वो कम होता है। तो उस वजह से वहाँ पर फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं लोगों के साथ कि आप 2% दे दीजिए, हम लोग आपका लोन करा देंगे, 3% दे दीजिए, हम आपका लोन करा देंगे। अरे बाप रे। अच्छा, आप क्यों आए इस लोन में? मतलब 9 साल हो गए आपको भी करते करते, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, 28-3 हज़ार के आसपास आपके पास 5,000 कस्टमर हो भी गए है, अब सर तो अब तो। 5,000 हो गए, इतने कस्टमर बेस भी। मतलब क्यों आपका इंटरेस्ट क्यों जागा इसमें आने का? सर मैं एक्चुअली पहले रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म में, मैं रियल एस्टेट फर्म में था अच्छा। एज अ मैनेजर, तो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, तो मैं देखता रहा, क्योंकि मैं 2010 से 15 तक मैंने वही काम किया, तो मैंने देखा कि यार लोग परेशान बहुत हो रहे हैं लोन लेने में। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैंने आई फाउंड दैट एज अ लूप होल कि ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि हम लोग लेट्स बिल्ड समथिंग जो कि पब्लिक के लिए भी कन्वीनियंट हो, और विच हैज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत कम लोग थे सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत बढ़ भी गया है, बट एज जैसे कि अभी कितना भी कोई शूज़ बनाने वाला है तो बाटा ही रहेगा। हाँ। तो वैसा है कि जो हमारे बिल्डर्स है, जो हमारे ब्रोकर्स है, जो हमारा टीम है, वो हमारे साथ ही है। राइट। हो गए, दूसरी जगह पे तो नहीं जाए आप। हार्डली कंपटीशन मैटर करता है, एंड टिल द टाइम यू आर सर्विंग गुड टू द क्लाइंट, मुझे नहीं लगता कि आपका ब्रांड पे कोई इम्पैक्ट। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब कुछ आपने स्ट्रेटेजी करी है, सिर्फ काम करते गए आप? सर स्ट्रैटेजी यही था, एक तो कन्वीनियंस लाना था, क्योंकि मैंने वही देखा था कि पीपल वर फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस। लोन लेने के लिए लोग बहुत तकलीफ झेल रहे थे कि ऑफिस से आदमी छुट्टी लेके जा रहा है, तो बैंक वाला छुट्टी पे है, फिर वो वापस आया, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीना लोग के लोन नहीं होते थे, होम लोन। हाँ। वेरस अभी नेशनलाइज बैंक में भी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में होने लगे लोन। तो मार्केट डेफिनेटली हैज ग्रोन फ्रॉम। बट आप तो 72 आवर्स में ही कर रहे हो, क्या सीक्रेट है इसके पीछे? सर सीक्रेट तो ऐसा है सर कि उसमें प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, उसमें अगर मैंने 25 लोन किए हैं, तो मुझे उसका लीगल तो देखना नहीं है, ठीक है। अब मुझे चाहिए उसकी इनकम डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बोला सिबिल भी आजकल विद इन फ्यू क्लिक्स मिलता है, तो वी एनालाइज इट वेरी फास्ट। तो आप 3 दिन बोलोगे तो हम लोग 3 दिन में भी कर देंगे। हम लोगों ने हमने 2017 में भी कुछ केसेस ऐसे थे जहां हमारा क्लाइंट एनआरआई था, वो 3 दिन में वापस जाने वाला था, हमने 2 दिन में भी लोगों के लोन सैंक्शन करके डिस्बर्स किए हैं। अच्छा, मैंने आपको एक केस डिस्कस कर रहा था ना, मैंने मान लो कि किसी के पास किसी का 1 करोड़ का लोन है। अब उसको 20 लाख रुपए तो 20% डाउन पेमेंट देना है। बैंक बोलता है कि मैं 80 लाख रुपए का मैं आपको लोन 80 लाख रुपए का लोन आपको चाहिएगा, पर वो प्रॉपर्टी 4 साल में बन के रेडी होने वाली है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी जो भी एलिजिबिलिटी हो रही है, मान लो 50 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी हो रही है, 60, 70, 80, अब 30 लाख रुपए उसके पास और बचे हैं जो उसको बाद में पे करने हैं।
तो क्या वो उस लोन पे टॉपअप ले सकता है बाद में, इसको कोई बैंक वापस लोन दे सकता है आने वाले 1-2 साल में वापस? सर ये जो चैलेंज था ये आज से 3 साल पहले आता था, पहले आता था। पहले आता था। वेरएज अभी बैंक्स में ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आपका अगर आज इनकम 100 रुपए है तो बैंक कंसिडर करेगा कि आपका 3 साल बाद 130 रुपये होगा, तो हम लोगों को 130 के हिसाब से ही लोन देंगे, क्योंकि इनकम आपको बढ़ेगा, हमको दिख रहा है कि पैसा अभी देना नहीं हो, धीरे धीरे जाएगा आगे। तो वो केसेस में अभी प्रोडक्ट्स वैसे आ गए हैं कि अगर आपका एलिजिबिलिटी 50 लाख है आज की डेट में और आपको 80 लाख चाहिए तो आपका 80 लाख भी बैठ जाएगा वो प्रोडक्ट्स में। और आप अगले साल टॉपअप करा सकते हो वो उसमें। टॉपअप नहीं, एक ही बार सैंक्शन होता है। क्यों टॉपअप क्यों नहीं हो सकता उसमें? टॉपअप भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी वो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टॉपअप का रेट अलग होता है, उसका नया प्रोसेस होता है, इसलिए बैंक ने वैसे प्रोडक्ट ला लिए अभी। अच्छा, बैंक कि या आप बैंक नहीं वैसे प्रोडक्ट ले आए कि अगर आज आपका 50 लाख रुपए बैठ रहा है, आपको 70 लाख रुपए चाहिए और 2 साल बाद आपको पोजीशन मिलने वाला होगा, तो बैंक ये कंसिडर करेगा कि आपका 70 लाख रुपए हम लोग आपको आज लोन अच्छा, दे और ये देंगे। सारे बैंक कर रहे हैं लगभग? 99% बैंक्स कर रहे हैं सर वो। वाह! एक आखिरी सवाल सर आपसे, यस सर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मतलब पूरे पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि सबका ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब लास्ट सवाल आपसे है कि जो लोग इस सर्विस में आना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मैं एक ही एडवाइस करूंगा, बाकी लोन्स तो चलो ठीक है, बट अगर कोई होम लोन में आना चाहता है कि आई वुड से कि आप पहले प्रॉपरली सीख जाइए, क्योंकि होम लोन इज अ वेरी सेंटिमेंटल प्रोडक्ट और बीइंग इन इंडिया वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है हर एक का अपने घर के साथ। तो अगर आप उसको होम में एक्सपीरियंस खराब करोगे तो डेफिनेटली ही वुड थिंक यार इससे तो मैं किराए के घर में था, अब 6 महीना में चक्कर काट रहा हूँ, लोगों से कर्जा भी ले लिया, बैंक से भी कर्जा ले लिया और अभी भी मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। वो परेशान ना हो उस आपकी कोई एक गलती की वजह कोई से। इंसिडेंट है ऐसा लोगों के साथ हो? होता है सर, बहुत एक होता आध है। इंसिडेंट शेयर कर दो। एक इंसिडेंट हुआ था सर, एक हमारा एक मतलब वो बाद में किसी के थ्रू गया था, बाद में हमारे पास आया, तो ही वॉज लाइक कि सर मैं चला गया, मैं 1.5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ बैंक के, बट हो नहीं रहा है। उन्होंने मुझे उस टाइम बोला था 30 लाख रुपए हो जाएगा, बट अब वो 26 लाख रुपए दे रहे हैं। वेरेज जो वो टिकट साइज के लोन्स होते हैं ना कि जहाँ 40 लाख का घर ले रहा है 30 लाख उसको लोन चाहिए, तो उसका उसका अगर 30 लाख की जगह 29 लाख 50 हजार भी करोगे ना तो उसका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, तो उसको 30 के लिए 30 ही चाहिए। राइट, मतलब उसका 1 रुपया भी कम कम नहीं हो सकता है। हाँ, तो क्योंकि अगर उसका कम होगा तो उसका कैलकुलेशन पूरा बिगड़ जाएगा राइट राइट राइट। कि अब वो 50 हजार भी कहाँ से लाएगा, फिर बिल्डर बोलेगा ये दोगे तो मैं रजिस्ट्री करूंगा, तो इट स्पॉइल्स द ऑल जो उसका एंथुजियाज्म होता है घर को लेके वो खराब कर देता है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अच्छा, पुणे में सबसे बड़ा बिल्डर कौन सा है? सर बहुत है, जैसे अभी लोधा इज कमिंग वेरी गुड, परांज पे है, और इफ आई हैव टू से मंत्रा इज अ वेरी गुड बिल्डर, रेप्यूटेड बिल्डर, लोधा इज डूइंग रियली गुड। और लग्जरी में अगर हम लोग जाएंगे तो पंचशील है, पंचशील। पंचशील इज डूइंग फैबुलस, मतलब उनके अगर आप घर देखोगे तो इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी समथिंग विच दे बिल्ड। कस्तूरी है। आपके पास कितने घर है आज? फिलहाल तो सर एक ही अभी दूसरे में बाय कर रहा हूँ। आपको तो ले लेना चाहिए ना, आप तो इंटरव्यू और आपके पास 4-5 घर होने चाहिए आज। सर कोचेस डोंट सेल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू एंड सर। आपने पूरा आज टच डाउन कर दिया और जो इम्पोर्टेंट सवाल था उसका आंसर भी दे दिया। और मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो आंसर की तलाश कर रहे हैं, उनको मैं रिंग काट के होपफुली उनको भेजूंगा। मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।